गुड मॉर्निंग। हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग ने देखा कि इंडियन नेशनल आर्मी सरेंडर कर चुकी है 1945। INA ट्रायल्स हुए। हम लोग ने इससे पहले वेवल प्लान भी देख लिया था। वेवल प्लान फेल हो चुका है। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ जिन्नाज होस्टाइल एटीट्यूड। और अब दिसंबर 1945 में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। इलेक्शंस से पहले जो ये जितनी भी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती हैं, उन विनिंग कंट्रीज में सिर्फ एक ब्रिटेन ही थी जहां पर रूलिंग पार्टी की डिफीट हो गई थी। कंजर्वेटिव पार्टी अंडर चर्चिल लॉस्ट द इलेक्शंस। ये इलेक्शंस हार जाते हैं और एक नई सरकार बनती है लेबर पार्टी की। सर क्लेमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एंड सर पैट्रिक लॉरेंस नए न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बन जाते हैं। ये इलेक्शंस इंडिया में भी होते हैं और इन इलेक्शंस में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। कांग्रेस के परफॉर्मेंस को कहें तो 91% से ज्यादा वोट इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो 91% के आसपास वोट लेकर के आती है। और इसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी वो 57 सीट्स आउट ऑफ 102 वो जीत लेती। कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस भी नोटिसेबल था। कांग्रेस इसके अलावा इसको एक सेकंड के बाद अगर देखें तो कांग्रेस लगभग सभी स्टेट्स में, प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाएगी एक्सेप्ट पंजाब, बंगाल एंड सिंध। इन तीन को छोड़ करके कांग्रेस formed its government everywhere। और यहां तक कि NWFP आसाम जैसे इलाके जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस था, वहां पर भी कांग्रेस सरकार बना लेती है। जिसको मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमारे पाकिस्तान में शामिल करो, NWFP एंड आसाम, इसमें भी कांग्रेस स्ट्रेंथ कर लेती है। बट मुस्लिम लीग का क्या है? तो मुस्लिम लीग जो 30 सीट्स रिजर्व थी फॉर मुस्लिम्स, वो सारी की सारी 30 सीट्स चुनाव में जीत लेती है एंड इट सिक्योर्ड अराउंड 86% वोट्स इन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 86% से ज्यादा वोट सिक्योर करती है और 30 सीटें मुस्लिम्स वाली भी सारी की सारी जो 30 थी वो सब उसने मुस्लिम लीग ने जीती। इट फॉर्म गवर्नमेंट्स इन बंगाल एंड सिंध। बंगाल और सिंध में वो सरकार भी बना लेगी। पंजाब जो है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, कांग्रेस एंड अकाली, इनका एक कोalition सरकार बनाएगा। तो इस तरह से इलेक्शंस में परफॉर्मेंस थी और मुस्लिम लीग was now established as a dominant party among the Muslims। मुस्लिम्स की सबसे डोमिनेंट पार्टी
अब मुस्लिम लीग थी, ये क्लियर था इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स से। लेबर पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो वॉज कंसीडर्ड टू बी ए बिट प्रो इंडियन रादर देन कंजर्वेटिव पार्टी। तो अब लोगों को उम्मीद थी कि कुछ होगा और कुछ बेहतर हो सकता है। चुनाव, कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार चुकी है। आईएनए के ट्रायल्स होते हैं, उन ट्रायल्स से भी इंडिया में सरकार के खिलाफ एक लहर पैदा होती है और जो रिवर्सेस थे इस वर्ल्ड वॉर में, उसकी वजह से बॉम्बे में एक छोटा सा रिवोल्ट हो जाता है। उसको कहते हैं नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी। रेटिंग्स वर नॉन कमीशन sailors and officers of Navy। ये लोग 18 फरवरी को 1946 रिवोल्ट करते हैं। बॉम्बे में रिवोल्ट शुरू होगा, आईएनएस तलवार में। They revolted due to hardships which they were facing related to wages, related to food, clothing, etc. Racial discrimination बहुत था और बहुत तेजी से इनके सपोर्ट में जगह जगह कराची, विशाखापट्टनम, कोचीन, सब जगह ये रिवोल्ट धीरे धीरे फैलने लगता है। लेकिन हम लोग, हमारे लीडर्स को ये उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होने वाला था बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। सो दे ट्राइड देयर हार्ड टू कंट्रोल दिस रिवोल्ट। और इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए सब लोग लगते, सरदार पटेल और जिन्ना की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स द रेटिंग्स सरेंडर्ड ऑन 23rd of February। 23 फरवरी को रेटिंग्स जो है वो सरेंडर कर देते हैं। तो ये रिवोल्ट छोटा सा एक रिवोल्ट है, नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी 18th to 23rd of February 1946। रेटिंग्स कौन होते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिवोल्ट कहाँ शुरू हुआ है। बॉम्बे में आईएनएस तलवार से इसका रिवोल्ट शुरू हुआ है और सरदार पटेल का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था इन द सरेंडर ऑफ नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी। अब और कुछ इस रिवोल्ट में नहीं बचा था। 18 तारीख को ये लोग रिवोल्ट कर शुरू हो रहा है और 19 तारीख को ब्रिटिश कैबिनेट डिक्लेयर करती है कि वो इंडिया में एक नया मिशन भेज रही है। दैट मिशन वाज नेम्ड कैबिनेट मिशन डेलीगेशन। कैबिनेट मिशन डेलीगेशन 19th February 1946 को अनाउंस हुआ एंड दे अराइव्ड इन इंडिया इन मार्च, ऑन March 24th 1946 इंडिया में आते हैं। इसमें ये 3 मेंबर हैं। इसमें सर पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, वो इसके प्रेसिडेंट है। इसमें 2 मेंबर हैं, एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग इस कमीशन में, ये कैबिनेट मिशन में इंडिया पहुंचते हैं और इंडिया पहुंच करके इंडिया में जितने भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो उनसे डिस्कशन करते हैं मेनली ऑन 2 इश्यूज। उनको 2 इश्यूज पर डिस्कशन करना है। नंबर 1, इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बने, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होगी, कैसे बनेगी, और दूसरा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू
कॉन्स्टिट्यूशन। नया संविधान कैसे बनेगा, उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, कैसे बनेगा, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए डिस्कशन करना था। और वो सबसे डिस्कस करने के बाद एक प्लान प्रपोज करते हैं जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो मेंबर्स याद रखने हैं हम लोग को, वो किस बात पर डिस्कशन करने आए हैं और क्या उन्होंने प्रपोजल दिया है। ये 1946 का कैबिनेट मिशन डेलीगेशन है। कैबिनेट मिशन डेलीगेशन के मेन पॉइंट्स जो हैं उस पर अगर हम लोग बात करें तो वो मिशन कहता है, सबसे पहली बात कि एक इंडियन यूनियन बनाएंगे। पहला प्रपोजल है यूनियन ऑफ इंडिया, विच कंप्राइज्ड ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। इस यूनियन में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस भी होंगे एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। दिस इंडियन यूनियन, it will deal with foreign affairs, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, और ऐसे ही जैसे मॉनेटरी अफेयर्स और ये सब इश्यूज दे दिए। ये इंडियन यूनियन के पास चले जाएंगे सब्जेक्ट्स, और बाकी जो बाकी पावर्स होंगी, रेजिडुअरी पावर्स, वो चले जाएंगे विद द प्रोविंसेस। बाकी सारे सब्जेक्ट्स डील करेंगे प्रोविंसेस, यूनियन डील करेगा विद इन दीज सब्जेक्ट्स, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा। और बाकी रेजिडुअरी पावर्स जो है वो चले जाएंगी प्रोविंसेस के पास। पहली बात तो ये। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम पार्टीशन नहीं करेंगे। इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन नहीं होगा। पार्टीशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का क्या होगा और उनकी डिमांड का क्या होगा? तो उन्होंने कहा हम पार्टीशन तो नहीं कर सकते। क्यों? फुल फ्लेजेड पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि जो आप जगह मांग रहे हो उसमें पंजाब में कई सारे सिख हैं, उधर बंगाल जो आप पूरा चाहते हो उसमें हिंदू हैं, हिंदू पॉपुलेशन है, सिख पॉपुलेशन है, उसका पार्टीशन कैसे होगा? आर्म फोर्सेस का पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल और कम्युनल लाइंस, वो कैसे होगा? तो ये, और पॉकेट, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी सारी एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, तो ऐसा हम लोग इधर उधर दो अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा हम पार्टीशन तो नहीं करेंगे। तो फिर पार्टीशन नहीं करेंगे तो मुस्लिम लीग क्यों तैयार होती कभी? तो उन्होंने इसमें रखा प्रोविजन टू फॉर्म ग्रुप्स। उन्होंने कहा कि हम प्रोविंसेस के ग्रुप्स बना रहे हैं और उन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में डिसीजन लेंगे आगे चल करके। ग्रुपिंग जो है was done in such a way so as to satisfy the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये, अगर पार्टीशन मना किया है तो ग्रुप बना दिए। ग्रुप ए हिंदू मेजॉरिटी वाला इलाका है जिसमें है बॉम्बे, यूपी, सीपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, प्लस इसके साथ साथ दिल्ली, अजमेर एंड कुर्ग। ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे और ये तीन जो है दिल्ली, अजमेर एंड कुर्ग वर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ये सब हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस उन्होंने अलग कर दिए। ग्रुप बी वो है पंजाब, NWFP एंड सिंध प्लस बलूचिस्तान जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। ये मुस्लिम डोमिनेटेड है, यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है।
एंड ग्रुप सी जो था उसमें थे बंगाल एंड सिंध, सॉरी बंगाल एंड आसाम। बंगाल एंड आसाम वो है जहां पर स्लाइट हिंदू मेजॉरिटी है। उन्होंने ये तय कर दिया कि ये ग्रुप्स बनेंगे और इसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाएंगे। तो पार्टीशन का आइडिया रिजेक्ट होने के बावजूद भी ग्रुपिंग वाज डन इन सच अ वे सो एज टू सेटिस्फाई द मुस्लिम लीग। इसके अलावा कैबिनेट मिशन का जो एक और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी जिसमें टोटल 389 मेंबर्स होंगे। 293 फ्रॉम प्रोविंसेस, 92 फ्रॉम princely states and 4 from chief commissioners provinces। इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी कि कैसे करके संविधान बनाना है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने दोनों ने जून के महीने में इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया और जुलाई में इलेक्शंस हो जाते हैं। इलेक्शंस ऐसे डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेजिस्लेटिव जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उसमें मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे। वो मेंबर्स इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देते हैं। जुलाई में ही नेहरू जी एक स्टेटमेंट देते हैं इन इलेक्शंस के बाद, क्योंकि इलेक्शंस उनको मालूम था वो जीतने वाले थे और इलेक्शंस के जब रिजल्ट आते हैं तो 214 में से 205 सीट जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कांग्रेस को मिलती हैं। मुस्लिम लीग के पास सिर्फ मुस्लिम सीट्स थी, 73 सीट्स और कांग्रेस की 205। प्रिंसली स्टेट्स में भी यही हाल होना था। और नेहरू जी ये एक स्टेटमेंट दे देते हैं ऑन जून 29 जुलाई 10 कि जो प्लान और जो प्रपोजल्स कैबिनेट मिशन के हैं वो फिक्स नहीं है। जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर के इनको मॉडिफाई कर लेगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट आता है नेहरू जी का, जिन्ना अपना स्टैंड और कड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस कैबिनेट मिशन को प्लान को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी तो होगी नहीं और कांग्रेस उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेगी। इसलिए उन्होंने कहा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान वाज नाउ रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग इन the month of July 1946 after the elections। और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट टेकिंग डायरेक्ट एक्शन। 16th of August 1946 उन्होंने कहा कि हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, भिड़ के लेंगे पाकिस्तान और छीन के लेंगे पाकिस्तान। हमको डायरेक्ट एक्शन लेना होगा खुद ही। And thus began a week of long nights। डायरेक्ट एक्शन डे कुछ नहीं था। डायरेक्ट एक्शन डे वॉज अ डायरेक्ट इन्विटेशन टू कम्युनल राइट। सांप्रदायिक दंगों के लिए सीधा सीधा निमंत्रण था। और ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, more than 7,000 people were killed in just 3 days। बॉम्बे, गढ़मुक्तेश्वर मेरठ के पास, नोआखाली आसाम, नोआखाली बांग्लादेश में है, सिलट आसाम, सब जगह सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। और ऐसे हालात थे
कि there was no one other than the 77 years old गांधी जी, जो नोआखाली जाकर के पीस रिस्टोर करते हैं। वो अब वैसे पॉलिटिक्स में उम्र ज्यादा होने की वजह से अलग थलग थे, लेकिन ही वेंट टू नोआखाली जहां पर सबसे खतरनाक दंगे हो रहे थे, और उनके जाने के बाद ही पीस वॉज रिस्टोर्ड इन नोआखाली। बट द स्टेज वॉज सेट, भले ही वो मुस्लिम लीग उसको बाइकआउट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है कैबिनेट मिशन के प्लान को, बट द स्टेज वॉज सेट फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट। तो इस स्लाइड में हम लोग इतना ही करेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।